नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह और आइए अब देखते हैं 8 सीट 16 रिपोर्टर। मतदान करने पहुंची सीएम मोहन यादव ने वोट देने आई एक बुजुर्ग महिला को आगे पहुंचने में की मदद। सीएम ने व्हीलचेयर को पकड़कर महिला की मदद। खंडवा में एक एनआरआई दंपति लंबा सफर तय कर वोट डालने के लिए पहुंचा। इतना ही नहीं, दंपति ने मुंबई में रह रहे अपने बेटे बहू को भी बुरहानपुर आकर अपना वोट डालने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने उम्मीद जताई कि उनका चुनाव हुआ प्रत्याशी खंडवा का विकास करेगा और केंद्र में एक मजबूत सरकार होगी। खरगोन में आदर्श मतदान केंद्र पर महिलाएं मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंची। महिलाओं ने पोलिंग बूथ पर पहुंचकर मताधिकार का इस्तेमाल किया। आगर मालवा में वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए प्रशासन की अनोखी पहल। मतदाताओं के लिए लकी ड्रॉ की घोषणा की गई। पहले 100 मतदाताओं की पर्ची डालकर लकी ड्रॉ निकाला गया। इस दौरान कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी राघवेंद्र सिंह ने लकी ड्रॉ की पर्चियां निकाली, जिसमें 3 लकी विजेताओं के नाम घोषित किए गए। प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उज्जैन में बूथ नंबर 60 पर डाला वोट। सीएम ने लोगों से अधिकतम वोट करने की अपील। सीएम ने बीजेपी की 29 सीटें जीतने की अपील की। इंदौर को लेकर कहा, नोटा लोकतंत्र के लिए उपयोगी नहीं। खरगोन बड़वानी लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी पोरवाल खरते ने सिंधवा में अपने गृह गांव में दलिया पानी परिवार के साथ पहुंचकर वोट किया। खरते ने सुबह के वक्त स्थानीय मंदिरों में पहुंचकर पूजा अर्चना भी की। खरते अपने मां बाप का आशीर्वाद लेकर वोट डालने के लिए पहुंचे। उज्जैन में पोलिंग बूथ पर हंगामा हुआ। महिला मतदान कर्मी ने की बीजेपी के पक्ष में वोटिंग की अपील, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। कांग्रेस प्रत्याशी महेश परमार धरने में बैठे, जिसके बाद पोलिंग कर्मचारी ने माफी भी मांगी। खंडवा में मतदाताओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। 90 साल के दिव्यांग बुजुर्ग ने सबसे पहले मतदान किया। मतदाता पोलिंग बूथ के बाहर कतारों में खड़े हुए दिखे। रतलाम के मतदान क्रमांक 78 पर सबसे पहले अपने मतदान का प्रयोग करने वाले 85 साल के बुजुर्ग अपनी पत्नी के साथ आए और अपने मत का इस्तेमाल किया। लोगों ने पोलिंग बूथ पर सेल्फी भी ली। मंदसौर में बीजेपी प्रत्याशी सुधीर गुप्ता वोट डालने के लिए पहुंचे। सुधीर गुप्ता ने कहा, लोगों से ज्यादा संख्या में वोट डालने के लिए निकले। विकसित भारत के लिए व्यवहारिक कदम उठाने वाली सरकार को चुने। देवास में भी मतदान को लेकर दिखा मतदाताओं में उत्साह। हर वर्ग के लोग मतदान केंद्रों पर वोटिंग करने के लिए पहुंचे। दिव्यांगजन बुजुर्गों ने भी बढ़ चढ़कर वोट डालने में लिया हिस्सा। आगर मालवा में मतदान को लेकर लोगों में दिखा उत्साह। लंबी कतारें लोगों की लगी रही। मतदान के महापर्व को लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। इंदौर में सुबह के वक्त मतदाताओं को घर से बाहर निकालकर मतदान केंद्र पहुंचाने के लिए अनोखी पहल की गई। इंदौर की फेमस स्ट्रीट फूड शॉप ने 9 बजे से पहले वोट करने वालों के लिए फ्री नाश्ते की व्यवस्था की। इस कड़ी में वोट डालने के बाद मतदाता बड़ी संख्या में दुकान पर पहुंचे। इंदौर में मतदान केंद्रों पर बड़ी संख्या में लोग वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। यहां 92 साल के बुजुर्ग ने भी अपने मत का इस्तेमाल किया और आदर्श मतदान केंद्रों पर खास व्यवस्थाएं भी की गई। एनडीटीवी की टीम ने कई पोलिंग बूथ का जायजा भी लिया, जहां पर लोगों में वोट डालने को लेकर गजब का उत्साह दिखा। और अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश में आखिरी चरण में 8 सीटों पर मतदान जारी है। दिग्गज भी वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। 4 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर में आपको दिखाएंगे कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की, जो कि वोट डालने के लिए पहुंचे। इंदौर की सुगनी देवी कॉलेज में बूथ नंबर 258 पर मतदान करने के लिए पहुंचे। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार की, गृहनगर शुजापुर में वोट डालने के लिए पहुंची। इस दौरान इंदर सिंह परमार कतार में लगे हुए भी नजर आए। वहीं उज्जैन से बीजेपी प्रत्याशी अनिल फिरोजिया ने मतदान किया, अपने परिवार के साथ वोट डाला। चौथी तस्वीर में रतलाम से कांग्रेस प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया, उन्होंने झाबुआ में परिवार के साथ मतदान किया और लोगों से भी वोट की अपील की। तो 4 तस्वीरें कैलाश विजयवर्गीय कैबिनेट मंत्री पहुंचे वोट डालने के लिए। वहीं शुजापुर में भी वोटिंग करने के लिए कैंडिडेट पहुंचे, जबकि अनिल फिरोजिया बीजेपी प्रत्याशी उज्जैन में उन्होंने अपना वोट डाला। इंदर सिंह परमार कैबिनेट मंत्री जो वोट डालने के लिए पहुंचे शुजापुर में, और झाबुआ में कांतिलाल भूरिया कांग्रेस प्रत्याशी अपना वोट डालने के लिए पहुंचे।
लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में खंडवा से एक अच्छी तस्वीर सामने आई। एक तरफ कुछ लोग वोट करने के लिए घरों से बाहर नहीं निकलते, तो वहीं कनाडा से एक एनआरआई दंपत्ति लंबा सफर तय कर वोट डालने पहुंचा। इतना ही नहीं, दंपत्ति ने मुंबई में रह रहे अपने बेटे बहू को भी बुरहानपुर आकर वोट डालने के लिए प्रेरित किया। उम्मीद जताई कि उनका चुनाव हुआ प्रत्याशी खंडवा का विकास करेगा और केंद्र में एक मजबूत सरकार होगी। तो वोट डालने के लिए लोग काफी संख्या में पहुंच रहे हैं। अलग अलग बूथ से हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज 8 सीटों पर वोटिंग हो रही है और आज के मतदान समाप्ति के बाद जो मध्य प्रदेश की सभी सीटों पर मतदान पूरा हो जाएगा। हमारे साथ बात करने के लिए इसी पर अभिषेक शर्मा सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद हैं। अभिषेक जी, स्वागत है और हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल यही कि लगातार जो वोटिंग परसेंटेज है धीरे धीरे इसमें इजाफा हो रहा है। तस्वीरें बहुत खूबसूरत कुछ जगहों से सामने आ रही हैं। कुछ ऐसे भी लोग जो कि देश विदेशों से यहाँ पर पहुंच रहे हैं, जो यहाँ से गए और वहां पर जाकर काम के सिलसिले में बाहर गए, वो इतनी दूर से आ रहे हैं और लोगों को भी वोट डालने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ऐसे में क्या कहा जाए, चौथे चरण में कोई अच्छी खबर सुनने को मिलेगी? जो वोटिंग परसेंटेज है, क्या इसमें इजाफा देखने को मिल सकता है, जैसा कि अभी तक जो वोटिंग परसेंटेज सामने आ रहा है उस हिसाब से? क्योंकि 11 बजे तक के आंकड़े एक बार आपको बता भी देते हैं हम, 20% से ज्यादा ऊपर तक पहुंच चुके हैं, जो 11 बजे तक के आंकड़े हैं। बिल्कुल, मध्य प्रदेश में अगर इसका बहुत ज़्यादा योगदान है तो लोगों के उत्साह से ज़्यादा इसमें मौसम का योगदान ज़्यादा है कि कल बहुत सारे इलाकों में मध्य प्रदेश में मौसम ने करवट बदली है। कल देर शाम कई इलाकों में बारिश हुई है, तो जो पारा है वो बहुत ज़्यादा गिर गया था। कल शाम को जैसे भोपाल में अगर पारे की बात करें तो 28-29 था, तो जो कि गर्मी की शाम के हिसाब से बहुत अच्छा मौसम आप कह सकते हैं। कल देर रात बहुत बारिश हुई है, ठीक ठाक बारिश हुई है। और आप देखिए कि आपके कैमरा पर्सन ने भी दिखाया होगा कि आज मौसम ठीक ठाक है, अच्छा है। मतलब अब भले ही दोपहर में गर्मी और उमस हो गई हो, अभी अगर मैं वो तापमान की बात करूं तो इस समय 39, 38 और 39 डिग्री तापमान इस समय देवास और उसके आसपास के इलाकों में है। मौसम के हिसाब से ठीक है, यानी कि आज लोगों के पास ये कंप्लेंट करने के लिए ये शिकायत नहीं है कि बहुत धूप है और लू चल रही है, उसमें हम कैसे जाएं। तो आज उस हिसाब से तो आज एक कह सकते हैं मौसम मेहरबान है आखिरी वाले चरण पे। दूसरा ये कि इंदौर अगर आज वोट करने के लिए जाएगा तो इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है, अगर उन्होंने आज ठीक ठाक अच्छी वोटिंग की, जो उनका औसत है उसको भी उन्होंने आज अगर पा लिया, तो ये कम से कम ये मैसेज ज़रूर चला जाएगा कि उनके मुख्य प्रतिद्वंदी, अगर बीजेपी के मुख्य प्रतिद्वंदी मैदान में ना भी हों तो भी वहाँ की जनता को फिक्र है कि वो वोट डालने के लिए जाएगी। किसको वोट डालने जाएगी ये उनका व्यक्तिगत मसला है। दूसरा ये कि नोटा को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस ने पुश किया है, कांग्रेस ने नोटा को अपना चुनाव चिन्ह बनाने की कोशिश कर ली या अपनी तरफ से उन्हें मानने लगे कि यही हमारी पहचान है, जो कि दुखद है कि एक मुख्य प्रतिद्वंदी दल ये कहे कि नोटा के लिए आप वोट डालिए, जबकि चुनाव की प्रक्रिया में लोगों की हिस्सेदारी सीधे होनी चाहिए। नोटा तो एक ऐसा विकल्प है जो तब आजमाना चाहिए जब आपको ऐसा लगने लगे कि इस प्रक्रिया में अब आपका कुछ हिस्सेदारी नहीं है और आप कुछ एक मैसेज देना चाहते हैं। तो इंदौर की जनता ऐसा कोई मैसेज देगी मुझे लगता नहीं है, लेकिन ये कि वो कितना पड़ने वाला है ये वोट ज़रूर देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि कितना नोटा गिरा वहाँ पर, क्योंकि उसको एक चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश की गई है। लेकिन मुख्य कांग्रेस के हटने से आप समझ सकते हैं कि वहाँ का चुनाव नीरस तो हो गया है। आप भले ये कह सकते हैं कि बाकी हो गया है अभिषेक जी, और जैसे कि आपने कहा कि अगर इंदौर में वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि जो अभी तक के आंकड़े जो अलग अलग जगहों से आ रहे थे, जो अभी तक लास्ट मैंने जो देखा था, इंदौर में सबसे कम वोटिंग परसेंटेज है अभी और जगहों के मुकाबले हम बात करें। लेकिन उम्मीद यही करते हैं कि शाम तक इसमें इजाफा देखने को मिले। ऐसे में आप जिस तरीके से जिक्र कर रहे थे, बिल्कुल मामले यहाँ पर जो मुकाबला है थोड़ा सा नीरस हो गया, क्योंकि जब अक्षय कांति बम ने नामांकन वापस लेकर वो बीजेपी में शामिल हो गए, नोटा को लेकर काफी प्रचार प्रसार किया गया यहाँ पर। लेकिन मैंने अभिषेक जी, अगर हम इंदौर के ही कुछ लोगों की हम बात करें, स्थानीय लोगों की, देखिए वोटर इतना जागरूक है, ज्यादातर लोग ये कहते नजर आए जब नोटा पर सवाल पूछा गया,
कि नोटा विकास नहीं देगा। अगर नोटा को चुनते भी हैं तो विकास नहीं देगा नोटा, इसीलिए हम अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे और वोट जरूर डालेंगे। यानी कि जो वोटर है वो पूरी तरीके से जागरूक है अपने अधिकारों को लेकर। बिल्कुल, वोट डालना चाहिए। नोटा भी एक विकल्प है, इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि अगर आपको इस प्रक्रिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं लगता है जो आपकी मनपसंद का हो या आपको उनके किसी मैनिफेस्टो में यकीन नहीं बचा है, तो जाहिर सी बात है कि आप चुन सकते हैं। और विकास के लिए या जो भी एजेंडा है, चुनाव में सिर्फ विकास ही एक एजेंडा नहीं होता है। हमने चुनाव को बहुत संकीर्ण नज़रिए से देखने का सिलसिला शुरू कर दिया है शायद, कि हम सिर्फ विकास के लिए। आप किसी भी चीज़ पर वोट दे सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका उम्मीदवार पढ़ा लिखा है और वो आपकी बात, वैसे भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में सड़क का और गांव का विकास तो विधानसभाओं के हिस्से में है या स्थानीय निकाय के हिस्से में है। अगर आपका उम्मीदवार किसी मसले पर संवैधानिक तौर पर बहुत ही तगड़ी बात रख सकता है तो भी लोगों को चुनना चाहिए। तो खैर, हम चुनाव में दरअसल बहुत ज़्यादा एक ये आइडियल व्यवस्था है जैसे जिसके हम बताने की कोशिश करें कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होता नहीं है। लेकिन जो वोटर है उसके पास विकल्प होते हैं और यही चुनाव है, इसीलिए तो हम इसको शब्द के नाम देते हैं चुनाव। यानी कि आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं, आप उनमें से एक किसी को चुन लीजिए। आपके मन की बात जो कह रहा हो आप उसको चुन लीजिए, वो मन की बात ना कर रहा हो तो भी आप उसको छोड़ सकते हैं, जो और कोई विकल्प हो उसको चुन सकते हैं। जी तो बिल्कुल, लोकतंत्र की विकास अकेला मुद्दा नहीं होना चाहिए किसी भी चुनाव में। अपने हिसाब से जिसको आप चाहते हैं आप उसको चुनिए। हमारे साथ समीर खान इंदौर से जुड़ गए हैं, धार से अमीन शाह भी जुड़ गए हैं। अभिषेक जी आपके पास फिर से लौटेंगे। समीर, सवाल आपसे। देखिए, इंदौर में जो वोटिंग परसेंटेज है, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा उत्साहवर्धक नहीं है। अभी तक जो आंकड़ा है वो और शहरों के मुकाबले काफी कम है। फिलहाल अगर हम ताजा हालात जानना चाहें, ताजा तस्वीर, तो फिलहाल क्या स्थिति है? देखिए, ताजा तस्वीर की अगर हम बात करें तो हम इंदौर के एक और अन्य मतदान केंद्र पर हैं जहां पर दो अलग अलग जो है पोलिंग बूथ है। मैं अब सीधी तस्वीरें आपको वही दिखाऊं। ये देखिए, ये पोलिंग बूथ है और पोलिंग बूथ के बाहर आपको लोग आते जाते दिख रहे हैं। मतलब मतदान जो है चल रहा है, लाइन लगी हुई है। एक दृश्य देखिए आप जो है, मतलब शरीर से अक्षम होने के बावजूद भी अगर कोई शख्स जो है मतदान करने पहुंच रहा है तो मतदान को लेकर उत्साह भी है। मतदाताओं की संख्या भले ही कम हो या हम ये कहें कि वोटिंग परसेंटेज भले ही जो है डाउन आ रहा हो, लेकिन सुबह सुबह की बात करें तो जब मौसम अच्छा था तब काफी संख्या में लोग पहुंचे थे। और यह सिलसिला जो है लगातार जो है हम ये कहें कि वोटिंग तो चल रही है, लेकिन जिस तरह के आंकड़े आना चाहिए थे, क्योंकि इंदौर वोटरों को लेकर जो है मतलब वोटिंग मतदान में भी जो है काफी अच्छा करता है। यही वजह है कि इस बार जो है चूंकि कांग्रेस का कैंडिडेट है नहीं है तो कांग्रेस की तो कहीं जगहों पर टेबल ही नहीं लगी है। जिस तरह से हम कहें कि वोटिंग पर्ची एक होती है, एक प्रक्रिया होती है, जब तक मतदाता के पास स्लिप नहीं होती तो वो मतदान केंद्र में पहुंचने के बजाय जो है वो उस पर्ची को तलाशता रहता। तो एक ही टेबल है जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगाई गई है। साथ ही अन्य कोई ऐसा निर्दलीय प्रत्याशी या उम्मीदवार भी नहीं है जो मजबूत हो। तो कहीं ना कहीं जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया का भी जब वोटर को जब हम ये कहें कि साथ नहीं मिलता तो हम जरूर ये कह सकते हैं कि वो साथ नहीं मिलने की वजह से ये जरूर होता है कि वो वोट नहीं कर पाता या फिर वोट डालने जा नहीं पाता। दूसरी एक वजह मतदान कम होने की ये भी है कि गर्मी जो है वो अपना रूप दिखाने लगी है। जरूर सुबह सुबह ठंडा मौसम था, लेकिन दोपहर 12 बजे के बाद से 11 बजे का आखिरी परसेंटेज था। अब ये जो है बढ़ने की संभावना कम है, लेकिन फिर भी मतदाता तो मतदान केंद्र तक पहुंच रहे हैं। खासकर वो मतदाता जिनके पास कार है, अगर हम ये कहें तो कार वाले मतदाता जरूर पहुंच रहे हैं, क्योंकि आज अवकाश भी दिया गया था जिला प्रशासन की ओर से, तो वो वोट कर रहे हैं। और जिला प्रशासन ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। मतदान केंद्रों में ठंडे पानी की व्यवस्था है, टेंट लगा हुआ है, जिस टेंट के नीचे हम खुद खड़े हैं। यहाँ पर आप देखिए मतदाताओं के लिए कुर्सियां लगाई गई है। जो वोटर है उनको लाइन में लगकर इंतजार करने की बजाय वो कुर्सी पे बैठकर भी जो है हम ये कहें कि अपना नंबर का इंतजार कर सकते हैं। तो सारे इंतजाम करने के बावजूद भी अगर मतदाता नहीं पहुंच रहा है तो उसकी एक बड़ी वजह ये भी सामने आ रही है कि मुख्य जो विपक्षी दल है कांग्रेस, उसका उम्मीदवार इस बार जो है इंदौर में नहीं है। ये एक बड़ा सवाल है और ये सवाल जब वोटिंग परसेंटेज जब फाइनल आएगा, जब शाम होते होते, तो जब ये कहें कि उस पर ज्यादा अच्छे से विस्तृत डिस्कस की जा सकती है या उस पर जो है बात की जा सकती है कि क्या यही वजह रही कि जो है इंदौर में वोटिंग परसेंटेज इतना कम रहा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप
शाम तक समीर जब वोटिंग खत्म हो जाएगी और उसके बाद जब आंकड़े जो सामने आएंगे उसके बाद पता चलेगा कि वजह असल में क्या यही रही, क्या ये आंकड़ों में इजाफा होता है या फिर ये इसी तरीके से नीचे रहता है। धार से अमीन शाह भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमीन, धार में हम आपसे जब पहले बात हो रही थी, आपने जो तस्वीरें दिखाई थी उस हिसाब से आप बता रहे थे कि मौसम बदला है, बादल छाए हैं, तो धूप और गर्मी का तो असर वोटर्स पर नहीं कहा जा सकता है। जिस पोलिंग बूथ पर आप इस वक्त हैं वहां पर कितनी संख्या में वोटर्स हैं जो आ रहे हैं, या फिर अभी जो धूप और गर्मी लंच ब्रेक जो होता है जिसमें जो रफ्तार धीमी होती है वो हाल है वहां पर? बिल्कुल, ये तो बताना चाहूंगा कि जैसे अभी हमारे साथी कबीर जी ने बताया था कि सुबह सुबह एक जो उत्साह होता है वोटरों का वोट डालने के लिए, वो सुबह सुबह पहुंच जाते हैं। लेकिन सुबह एक ठंडा माहौल होता है, ठंडा उस टाइम में यहाँ पर जिले की बात करें तो सुबह के टाइम एक सुबह 5:30 से 6 बजे के बीच में यहाँ पर भारी बारिश हुई थी, जिसकी वजह से यहाँ पर पूरा कीचड़ी हो गया था और गीली जमीन हो गई थी। उसके बाद जैसे जैसे धूप निकलती गई वैसे वैसे उमस पड़ने लगी, तो वोटरों की संख्या भी यहाँ पर कम होने लगी है। हमने अभी 2-3 जगह मतदान बूथ केंद्रों पर जाके देखा था, तो वहाँ पर पता चला कि धीरे धीरे वोटरों की संख्या कम हो रही है। यानी मतलब जो लोग सुबह सुबह डालना चाहते थे वो डाल के चले गए। अब धूप का टाइम है, यदि हो सकता है कि वोटर शाम का इंतजार कर रहा हो कि 3 बजे के बाद जाकर वोटिंग करें। जी अस्मिता जी, लेकिन फिर भी हलचल तो आपके पीछे है, तब चिंता ज्यादा बढ़ जाती है जब जो पोलिंग बूथ हैं वो खाली पड़े रहते हैं। लेकिन अमीन, हम देख पा रहे हैं कि आपके पीछे लोगों की जो चहल पहल है, आवाजाही है, वो दिख रही है अच्छे से। बिल्कुल, यहाँ पर अभी कुछ महिलाएं देखो प्रशासन की तरफ से यहाँ पर बैठने की चेयर के इंतजाम भी किए हुए हैं। यहाँ पर चिल्ड वाटर के डब्बे जो पानी रखे जाते हैं, जो पीने की फुल फैसिलिटीज है, और भी यहाँ पर जैसे टैंक कूलर होते हैं, बड़े बड़े कूलर प्रशासन की तरफ से यहाँ पर लगाए गए, ताकि जो भी वोटर यहाँ पर मतदान करने के लिए पहुंचे उन्हें कोई भी परेशानी ना हो। यहाँ भी चेयर के लिए जगह जगह यहाँ पर प्रशासन की तरफ से चेयर का इंतजाम किया गया है कि कितने भी मतदाता यहाँ मतदान करने के लिए पहुंचे तो उन्हें कोई भी परेशानियों का सामना करना नहीं पड़ सके। जी अस्मिता। जी बिल्कुल, कोशिश हर पोलिंग बूथ पर यही की गई है अमीन कि जो मतदाता हैं जो वोट डालने के लिए आ रहे हैं उनको किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। पानी की, छाया की व्यवस्था तमाम तरीके से की गई है। हम रुक कर लेते हैं अभिषेक जी का एक बार फिर से। अभिषेक जी, जिस तरीके से ये देखा गया, हम इंदौर सीट पर लगातार चर्चा कर रहे हैं, हमारे सहयोगी भी वहां से ताज़ा जानकारी पहुंचा रहे हैं। जो दल बदल का दौर हम शुरू हुआ और काफी तेजी से हुआ, जिस तरीके से कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी में शामिल होने की रफ्तार जो नेताओं की रही, और ऐसे नेताओं की जो पार्टी के लिए काफी मायने रखते हैं, पुराने नेता जिनके बल पर पार्टी चुनाव लड़ना सोच रही थी और कुछ सीटों पर जीत का भी दम भर रही थी, जब वो पार्टी से किनारा कर लिया ऐन वक्त पर जब पार्टी को जरूरत थी, अब ऐसे में कितना असर इस सबका पार्टी चुनावी नतीजों पर पड़ सकता है? अब चुनावी नतीजे पर कितना पड़ सकता है, ये तो मतलब वोटर के अंदर तो मन खट्टा होता ही है कि आप अपनी पार्टी के जो इंटरनल अफेयर्स हैं या आपने जिसको उम्मीदवार बनाया है उसी को नहीं साध सके तो जाहिर सी बात है कि उसमें मन तो खट्टा मतदाता का भी होता है और उसका भरोसा हिलता है, ये इसमें कोई शक नहीं है। और शायद इसी वजह से तमाम दल लेके भी जाते हैं। लेकिन मैं आपको जापान के योद्धाओं की एक कहानी सुनाता हूँ, छोटी सी कहानी है। कहानी में ये होता है कि जापान में जब समुराई आए थे तो वहाँ पर जो समुराई के जो दल होते थे वो आपस में एक दूसरे के खिलाफ खड़े होते थे। और जाहिर सी बात है, जब एक दूसरे जैसे राजनीतिक दल एक दूसरे के खिलाफ खड़े होते हैं, ठीक वैसे समुराई आपस में एक दूसरे के खिलाफ खड़े होते थे। और उनमें से जो छोटे छोटे उनके दल होते थे वो वेट करते थे, इंतज़ार करते थे कि कौन जीत रहा है। और जब उनसे पूछा जाता था कि आप किसके साथ हैं, तो वो अक्सर वेट करते रहते थे कि उनको हवा का रुख पता चल सके कि कौन जीत रहा है। और जो जीत रहा होता था उसमें जाकर वो शामिल हो जाते थे और उन्हें जिता देते थे। तो मध्यकालीन जापान की राजनीति की हकीकत ये थी कि वहाँ पर जो जीत रहा है उसके साथ पावर पूरा का पूरा शिफ्ट हो जाता था। और इस समय जो जिस किस्म के लोकतंत्र में हम हैं वहाँ पर भी वही हो रहा है। जो जीत रहा होगा उसके साथ, क्योंकि ये मसला सिर्फ जीत का नहीं है, आप देखिए कि इसके साथ अर्थतंत्र सीधा जुड़ा हुआ है। अगर आप उस समय समुराई, छोटे छोटे समुराई क्यों जाते थे वो उन लोगों के साथ जो जीत रहे होते थे, क्योंकि जो राजा बनेगा या जो सबसे बड़ा आदमी बनेगा, एक इलाके का प्रतिनिधित्व करेगा, वो छोटी छोटी ज़मींदारियां बांट देगा और उन ज़मींदारियों के साथ उनके काम धंधे चलते रहेंगे।
तो ये जो जाने आने का सिलसिला है, ऐसा नहीं है अगर कांग्रेस कभी ऐसे हालात में आती है या आई भी है तो यही आलम कांग्रेस कराएगी, क्योंकि जिनके रेत के ठेके हैं, शराब के मामले हैं, जिनको अपनी नेतागिरी के बदौलत और बहुत कुछ जीतना है, इलाके में बहुत कुछ करना है, धंधे पानी का मामला ज़्यादा है। आप इनकी फहरिस्त उठा के देख लीजिए, जितने भी नेता यहाँ से वहाँ जा रहे हैं उनकी आर्थिक वजह ज़्यादा है और इसको लेकर कभी हम खुलकर बात नहीं कर पाते हैं, लेकिन हमारे मतदाताओं को पता होता है कि फला आदमी के इतने सारे ठेके चल रहे हैं और वो अब इस स्थिति में नहीं है कि अगर सत्ता में वो नहीं रहेंगे, क्योंकि देखिए सत्ता आपके आर्थिक व्यवस्था का, आप जो इंडिविजुअल हैं, नेता हैं, उनकी अर्थव्यवस्था के पोषक होते हैं। तो सत्ता में अगर आप नहीं हैं तो आप उसका पोषण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके सामने जो लोग खड़े हुए हैं वो उस व्यवस्था को चलाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि आप कोशिश करते हैं, जो भी ये सभी लोग प्रैग्मेटिक लोग हैं, बहुत ही जीवन जीने की, जिसे कहते हैं सिद्धांत, किसी मूलभूत सिद्धांत से ये चलायमान नहीं है, बल्कि ये इस बात से चलायमान है कि इस समय उनके लिए क्या फ़ायदे का सौदा है। तो ये बहुत, हम ऐसा नहीं मान सकते कि कोई बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया है। ये वो लोग हैं जो बाउंड्री पर बैठे हुए लोग हैं और इनकी जो निष्ठाएं हैं वो अपने स्वहित के लिए है। नेतागिरी वैसे भी स्वहित का ही काम है। देखिए, इसमें सारे लोग खुद को प्रमोट करते हैं। जो लोग अभी यहाँ से वहाँ जा रहे हैं उन लोगों में उनकी तादाद बहुत ज़्यादा होगी जिनके आर्थिक हित तुरंत सीधे तौर पर जुड़े होंगे और उनको लगता है कि अगर वक्त निकल गया तो हमको नुकसान हो जाएगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं, जो इंतज़ार करने के लिए तैयार है, जिनके बाप दादों ने बहुत ज़्यादा जमा करके रखा हुआ है, ज़मीनें बहुत हैं। यानी कि साफ है अभिषेक जी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि खुलकर बात नहीं करते हम इस पर कि जनता हित से पहले अपना हित, फिलहाल तो हाँ। और मतलब अगर आपके खिलाफ केस हैं तो आप क्या करेंगे? आप कोशिश करेंगे कि केस निपट जाए। मतलब कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा जो इस जीवन में सामान्य तौर पर जी रहा होगा और वो ये कहे कि नहीं, मैं तो सिद्धांतों की लड़ाई लड़ने के लिए पूरा अपना जीवन आहुति देने के लिए तैयार हूँ? नहीं होता है। नेतागिरी में नहीं होता है, जीवन में होता है। यही इसी वजह से ये समाज चल रहा है, क्योंकि ये समाज में बहुत सारे लोग सिद्धांतों के लिए लड़ते हैं। नेतागिरी में भी, पार्टियों में भी बहुत सारे लोग लड़ते होंगे, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। जो स्वहित है वो राजनीति का सबसे बड़ा मर्म है और उसी के इर्द गिर्द सब कुछ घूमता है।